बच्चों, आज हम क्लास 7 संस्कृत में तीसरे पाठ का अभ्यास करेंगे। तीसरा पाठ क्या है? तृतीय पाठ है स्वावलंबनम। आप सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब निकाल कर तैयार हो गए होंगे। पेज नंबर है बच्चों 14। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों, उच्चारणम कुरुत। अर्थ देखिए, उच्चारण करो। सब बच्चे मेरे साथ उच्चारण करेंगे। विंशतिः, द्वाविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रयश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, पंचाशत्। ठीक है, ये हमारे शब्द हुए। ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें जितने भी हमारे पास उच्चारण में शब्द आए हैं वे सब संख्यावाची शब्द हैं, यानी वे संख्याओं को दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। अधोलिखितानाम प्रश्नाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखितानाम नीचे लिखी हुई प्रश्नाम उत्तराणि प्रश्नों के उत्तर लिखत लिखो। हमें क्या करना है? नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर लिखने हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक पद्य या एक वाक्य नहीं दे रखा है। जब भी हमारे को ये बताया ना गया हो, ध्यान दीजिए, जब भी हमारे को ये बताया ना गया हो कि हमारे को एक पद्य में लिखना है या एक वाक्य में, तो ऐसी परिस्थिति में हमें पूर्ण वाक्य में उत्तर देना चाहिए। हमारे पास प्रश्न में नहीं बताया गया कि हमें एक पद में देना है पूर्ण वाक्य में, तो हम इसके सारे जो उत्तर हैं वे सब पूर्ण वाक्य में देंगे। प्रश्न नंबर 2 का क्या है बच्चों? कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। अर्थ समझिए, कस्य किसके, भवने भवन में, सर्वविधानि सभी प्रकार के, सुख साधनानि सुख साधन, आसन थे। इसके मतलब है श्रीकंठस्य। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कस्य की जगह क्या जाएगा? श्रीकंठस्य। बाकी ऐसा वैसा रहेगा। श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। देखिए, अगर किसी को कुछ छूट जाए तो यहाँ से देख के लिख सकता है। ठीक है, अब हम ख पे चलते हैं बच्चों। कस्य गृहे कोपी भृत्य नास्ति। कस्य यानी किसके, गृहे घर में या घर पर, कोपी कोई भी, भृत्य नौकर, नास्ति नहीं है, न प्लस अस्ति नहीं है। किसके घर में कोई भी नौकर नहीं है? कृष्ण मूर्ति के। तो कस्य की जगह क्या जाएगा? कृष्ण मूर्ति का षष्ठी विभक्ति एक वचन। देखिए बच्चों, यहाँ पे इकारांत कृष्ण मूर्ति जो है वो इकारांत पुल्लिंग का शब्द है, तो इसके शब्द रूप किसके अनुसार चलेंगे? मुनि के अनुसार। ठीक है, मैंने आपको सिक्स क्लास में याद कराए थे, राम, लता, फल, मुनि और गुरु के। तो कृष्ण मूर्ति के इकारांत पुल्लिंग के अनुसार शब्द चलाते हैं, तो षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है कृष्ण मूर्ते। क्या होता है? कृष्ण मूर्ते है। मुनि का जैसे मुने होता है वैसे कृष्ण मूर्ते है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बच्चों, कृष्ण मूर्ते गृहे कोपी भृत्य नास्ति। लिखिए फटाफट। ठीक है, किसी का छूट जाए तो यहां से देख के लिख सकता है। अब हम बच्चों दूसरे के क्रिया पे पढ़ते हैं। श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन्। श्रीकंठस्य श्रीकंठ का, आतिथ्यम आतिथ्य सत्कार, के अकुर्वन् किस किसने किया। के देखो बच्चों बहुवचन को दर्शा रहा है। के अकुर्वन् किसने किया था? किसने किया था बच्चों? जो उसका मित्र कृष्ण मूर्ति था उसने, और उसके माता पिता ने किया था। के की जगह क्या जाएगा? कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। ठीक है, यहां से देख के लिख लीजिए ग का उत्तर श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च अकुर्वन्। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों घ। सर्वदा कुत्र सुखम। सर्वदा यानी हमेशा, कुत्र यानी कहाँ, सुखम कहाँ सुख है, हमेशा कहाँ सुख मिलता है? स्वावलंबनी यानी आत्मनिर्भर रह के हमेशा सुख मिलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वावलंबनी सर्वदा सुखम। लिखिए।
यहाँ से देख के लिख लीजिए बच्चों, स्वावलंबनी सर्वदा सुखम। स्वावलंबनी नहीं, स्वावलंबनी होगा बच्चों। अगला प्रश्न है बच्चों, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम कदा अगच्छत्। श्रीकंठ कृष्णमूर्ति कृष्णमूर्ति की गृहम घर कदा अगच्छत् कब आया। कब आया था? प्रातः 9 सवेरे 9 बजे आया था। तो अपन इसका उत्तर लिखेंगे, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति गृहम प्रातः 9 आगच्छत्। लिखिए, यहां से देख के लिख लीजिए बच्चों। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। च कृष्णमूर्ति कति कर्मकारा सन्ति। कृष्णमूर्ति के पास कितने कर्मकारा थे, यानी काम करने वाले थे। कितने थे? 8। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, ये थे ना। तो कति की जगह क्या आएगा बच्चों? अष्टौ। उत्तर हो जाएगा, कृष्णमूर्ति अष्टौ कर्मकारा सन्ति। देखिए, प्रश्न नंबर 2 के च का उत्तर यहां से देख के लिख लीजिए। मैं साइड में हो गया हूं, अगर किसी का कोई उत्तर छूट गया हो तो उत्तर लिख लीजिए फटाफट। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 3 पे पढ़ते हैं। अगले प्रश्न पर आ जाइए। चित्राणि गणित्वा, पढ़िए मेरे साथ। चित्राणि गणित्वा तद्ध संख्यावाचक शब्दम लिखत। इसका अर्थ समझिए। चित्राणि गणित्वा, चित्रों को गण करके, यानी जो बॉक्स दे रखे हैं इसमें जो चित्र दे रखे हैं उनको गिन करके, तदध, तद प्लस अध, यानी फिर वहां नीचे संख्यावाचक शब्दम, संख्यावाची जो शब्द है, लिखत, लिखो। मैंने आपको 6th क्लास में 50 तक संख्यावाची शब्द याद कराए थे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए, पहले चित्र में घड़े दे रखे हैं, गिनते हैं। ये हमारे पास 18 घड़े हैं। क्या है? 18 घड़े। तो 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं? अष्टादश। लिखिए इसके नीचे यहाँ पे अष्टादश। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ लिख दिया है अष्टादश। किसी को नहीं आ रहा हो तो देख के लिख सकता है। अगला है हमारे पास दूसरा जो चित्र है, उसमें आम दे रखे हैं। कितने आम है गिनिए? 21 आम है बच्चों। तो 21 को क्या कहते हैं? एक विंशति। 20 यानी विंशति, 20 में 1 जोड़ा तो एक विंशति। लिखिए, एक विंशति। यहां से देख के लिख सकते हैं। अगला है हमारे पास चित्र में वो जो फुटबॉल दे रखी हैं, गिनिए कितनी फुटबॉल्स हैं? 15 फुटबॉल्स हैं। 15 हैं तो 15 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचदश। लिखिए पंचदश। यहां से देखिए, पढ़ लीजिए पंचदश। अगले चित्र में हमारे पास मोमबत्तियां दे रखी हैं। कितनी हैं गिनिए? 36 मोमबत्तियां हैं, 36 मोमबत्तियां हैं। तो 36 यानी 36 को हम क्या कह सकते हैं? षट्त्रिंशत्। ये हमारे पास देखिए पाठ में आया था, षट्त्रिंशत् विद्युत विज्ञानानि च आसन। यहाँ से देख के लिख लीजिए षट्त्रिंशत्। लिखिए फटाफट, षट्त्रिंशत्। मैंने यहाँ पे भी लिख दिया बच्चों। अगला है बच्चों हमारे पास, अगले चित्र में कैंचियां दी गई हैं। कितनी कैंचियां हैं गिनिए? 24 कैंचियां हैं बच्चों। तो 24 को क्या कहते हैं बच्चों? चतुर्विंशति। ये देखिए प्रश्न नंबर 1 में आया था हमारे पास विंशति, द्वाविंशति, चतुर्विंशति, 24। देख के लिखे यहाँ से चतुर्विंशति। अगला देखिए चित्र। अगले चित्र में पत्ते दे रखे हैं, गिनने कितने दे रखे हैं? 33 पत्ते दे रखे हैं। तो 33 को हम संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? त्रयत्रिंशत्। ये कहते हैं त्रयत्रिंशत्। लिखिए, ये देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख दिया मैंने। अगर इन 6 चित्रों में कोई संख्या लिखनी रह गई हो तो ये 6 संख्याएं आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम प्रश्न नंबर 4 की ओर पढ़ेंगे। सब बच्चे मेरे साथ प्रश्न पढ़ेंगे। मंजूषादे अंकानां कृते पदानि चिनुत। इसका अर्थ समझिए। मंजूषा, नीचे जो बॉक्स दे रखा है मंजूषा, अंकानां कृते, अंकों को के समान, कृते पदानि, पदों को चुन करके चुनिए। ये जो हमारे को नीचे शब्द अंक दे रखे हैं, उनके लिए जो मंजूषात में से हमारे को क्या करना है? जो सही उचित शब्द है संस्कृत का वो चुनना है, उनके आगे लिखना है। तो बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान देंगे। चत्वारिंशत् 40, सप्तविंशति 27, एकत्रिंशत् 31, पंचाशत् 50, अष्टाविंशति 28, त्रिंशत् 30, चतुर्विंशति 24। ठीक है, तब इनके आगे हम भरेंगे।
पहला है हमारे पास 28। 28 के लिए क्या है बच्चों? अष्टाविंशत। तो भरिए यहाँ पे 28 के आगे फटाफट भरिए अष्टाविंशत। ध्यान दीजिए, मैंने गलत बोल दिया, अष्टाविंशति। अष्टाविंशत नहीं, अष्टाविंशति। अगला है हमारे पास 27। 27 के लिए क्या है इसमें से? सप्तविंशति। भरिए यहाँ पे सप्तविंशति फटाफट। अगली संख्या है हमारे पास 30। 30 को हम क्या कहते हैं? इधर देखिए, इसमें से 63। भरिए। अगली हमारे पास जो संख्या है वो है 31। 31 के लिए क्या है? एक त्रिंशत। ये देखिए, ये रहा तीसरे नंबर पे। भरिए देखकर फटाफट। ठीक है, अगली संख्या देखिए बच्चों, क्या है नेक्स्ट पेज पे? 24। तो 24 के लिए हमारे पास आया है चतुर्विंशति। भरिए यहाँ पे विसर्ग हलंत लगाने का ध्यान रखिएगा। अगली संख्या हमारे पास है बच्चों 40। 40 को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? चतुर्विंशत। भरिए। और बच्चों आखिरी संख्या हमारे पास है 50। तो 50 के लिए हमारे पास आया है 65। भरिए। ठीक है, अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो पॉज करके यहाँ से देख लीजिए, और अपने मंजूषात में से देख के आप खुद पढ़ लीजिए। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, सब पढ़े मेरे साथ। चित्रम दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। और देखिए, चित्रम दृष्ट्वा यानी चित्र को देख करके, मंजूषातः पदानि चित्वा, और मंजूषात से यानी बॉक्स से पदों को चुन करके, प्रयुज्य प्रयोग करके, वाक्यानि रचयत वाक्य की रचना करो। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 3 चित्र दे रखे हैं। ये पूरा एक चित्र नहीं है बच्चों, 3 चित्र हैं। पहला चित्र में एक किसान 2 बैलों के साथ भूमि को जोतता है। जो दूसरा चित्र है बच्चों, उसमें 2 जने जो है कुदाली से क्षेत्र को खोदते हैं, और तीसरे में जो किसान है वो फसल को रोपते हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 दे रखे हैं। तो हमें करना क्या है बच्चों? ये जो नीचे बॉक्स है इसके अनुसार इन चित्रों को देखकर हमारे वाक्य बनाने हैं। बच्चों नीचे मंजूषात में जो शब्द है मैं ये पढ़ देता हूँ एक बार। कृषका, कृषकौ, एति, धान्यम, एषः, कृषकः, एतौ, क्षेत्रम, कर्षति, कुरुतः, खनन कार्यम, रोप्यन्ति। ये हमारे सारे शब्द हुए बच्चों। अब हम ब्लैक बोर्ड पर आ जाते हैं। मैंने ये सारे शब्द यहाँ काट लिए हैं, इनका अर्थ समझिए। कृषका बहुवचनम, बहुत सारे किसान। कृषकौ द्विवचनम, 2 किसान। एते, एते बच्चों द्विवचन में भी आता है और बहुवचन में भी आता है। यहाँ पे सारे किसान है जो पुल्लिंग है, तो एते जो होगा वो पुल्लिंग का बहुवचन दर्शाएगा। धान्यम अनाज, एषः यह, कृषकः किसान, एतौ द्विवचनम में ये दोनों, क्षेत्रम यानी भूमि, कर्षति यानी जुताई करना, कुरुतः करते हैं, द्विवचनम की धातु है। खनन कार्यम खुदाई का कार्य, रोप्यन्ति बोते हैं, बहुवचनम। ठीक है, तो हमें करना क्या है? इन चित्रों को देख करके इन शब्दों की सहायता से हमारे को वाक्य निर्माण करना है। ठीक है, तो पहला चित्र है बच्चों, ये किसान 2 बैलों के साथ खेत को जोतता है, भूमि जोतता है। एक वचनम है, किसान कितने हैं? 1 है। 2 बैल के बारे में तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई शब्द नहीं है जो द्विवचन का बैल को दर्शाता हो। ठीक है, तो किसान की बात करते हैं। तो एक वचनम के लिए क्या है? कृषक आया है, किसको जोतता है? भूमि को। भूमि के लिए क्या है? क्षेत्रम आया है, और क्या करता है? कर्षति। ठीक है, कृषक है, क्षेत्रम, कर्षति। अब देखिए हमारे पास एक और शब्द बचा एक वचनम का, वो क्या है? एषः। तो हमारा वाक्य क्या बन जाएगा बच्चों? एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति। ये हमारा वाक्य बन जाएगा। लिख लीजिए यहाँ पे हमारे पास 3 लाइनें दे रखी हैं। इसमें फर्स्ट लाइन में लिख लीजिए एषः कृषकः क्षेत्रम कर्षति, पूर्ण विराम। लिखिए फटाफट, यहाँ से देख के लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा है, 2 किसान जो हैं कुदाली से क्षेत्र को खोदते हैं, खोदने का काम कर रहे हैं। तो द्विवचन में हमारे पास क्या क्या आया है? द्विवचन में आया है बच्चों एतौ और कृषकौ और कुरुतः, और क्या कर रहे हैं? खोदने का काम। तो
खोदने के कार्य को आता है खनन कार्यम। तो इन चारों शब्दों से एतौ कृषकौ कुरुते और खनन कार्यम से एक वाक्य बनाते हैं। तो हमारा वाक्य बनता है एतौ कृषकौ खनन कार्यम कुरुतः। ठीक है बच्चों, यहाँ से देख के लिख लीजिए दूसरा वाक्य, लिख लिया होगा आप लोगों ने। अब हम तीसरे चित्र पर चलते हैं। तीसरे चित्र में क्या है, बहुत सारे किसान जो थे, यानी यहाँ पे 3 दिखा रखे हैं तो बहुवचन का जाएगा। तो किसान जो है बहुत सारे, वो क्या कर रहे हैं, फसल बो रहे हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। वापस क्या बोलते हैं, कृषका बहुत सारे किसानों को दर्शाता है। एते पुल्लिंग में एते बहुवचन को दर्शाता है। धान्यम यानी अनाज, क्या बच्चा, रोप्यंती बोते हैं, बोने को क्या कहते हैं, रोप्यंती। तो हमारे पास क्या क्या, कृषका एते धान्यम रोप्यंती। तो हम इसका वाक्य क्या बना सकते हैं, एते कृषका धान्यम रोप्यंती। लिखिए अगले में, किसी का छूट गया हो, नहीं आ रहा हो लिखना, तो ये हमारे तीनों वाक्य, 3 चित्र को देख के इन शब्दों की सहायता से ये तीनों वाक्य लिखे हुए हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए। बच्चों अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अधोलिखितान यानी नीचे लिखी हुई समयवाचकान, समय के जो अंक दे रखे हैं, पदेषु लिखत उन्हें पद में लिखना है। जो हमारे को नीचे समय दे रखा है घड़ियों का, उसको हमारे को अंकों में लिखना है। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले समय को हम संस्कृत में कैसे लिखते हैं। समय का संस्कृत में हम कहते हैं वादनम, यानी बज रहा है, इतने बज रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे को जैसे 9 बजकर कुछ मिनट हो रहे होंगे तो मिनट हम पहले लिखते हैं, उसके बाद हम घंटे लिखते हैं और उसके बाद हम वादनम लगाते हैं। तो इतने मिनट इतने बजे, जैसे हम बोलते हैं 8:15, हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे 8:15 हो रहे हैं, तो हम संस्कृत में जब इसे लिखेंगे तो पहले हम 15 मिनट को दर्शाएंगे, फिर हम 8 बजे को दर्शाएंगे और उसके बाद हम वादनम लिखेंगे। देखिए और संस्कृत में समय हम कैसे देखते हैं, आइए। तो पहला समय है बच्चों 9 बज रहे हैं, देखिए पूरे 9 बज रहे हैं, तो हम इसे लिखेंगे बच्चों नववादनम। वादनम समय को दर्शाता है, क्या है संख्या की 9। ठीक है, अगला समय है हमारे पास 7:15। अब बच्चों देखिए 15 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट, इनको हम संस्कृत में हमारे पास एक शब्द है, हमसे लिख सकते हैं। 15 मिनट के लिए शब्द आता है बच्चों सपाद, स पूरा आता है, आधा नहीं आता है, सपाद। ठीक है, 7:15 है तो सपाद, फिर किसकी कितने बजकर, 7 बजकर, तो सपाद सप्त और बजे के लिए वादनम, सपाद सप्त वादनम, 7:15। अब देखिए यहाँ पर है हमारे पास 8:30 हो रहे हैं। 8:30 के लिए आधे यानी 30 मिनट, 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स को हम संस्कृत में दर्शाते हैं 60। किससे दर्शाते हैं, 60। फिर घंटे लिखेंगे अष्टवादनम। ठीक है, आया होगा समझ में। अगला है 10:45। 45 को हम जब भी हम 10:45 बोलते हैं तो हम उसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 11 में 15 कम। क्या बोलते हैं, इसे हम 2 तरीके से बोल सकते हैं, 10:45 या फिर 11 बजने में 15 मिनट कम। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम समय लिखते हैं किसी चीज को भी कम से दर्शाने की आसानी रहती है। 45 को अगर हम लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, कम से दर्शाते हुए 15 कम किसमें, 11 में। 15 कम को हम लिखते हैं पादोन। 15 कम बता रहा हूँ, 45 नहीं है बच्चों, 15 कम किसमें, 11 में। पादोन, 15 कम को पादोन लिखेंगे किसमें, 11 में, तो एकादश वादनम। अगर हमें सीधे सीधे इनकी तरह लिखना होता तो हम 45 को यहाँ से 45 तक संख्या क्या होती वो लिखते, फिर 10 लिखते और फिर वादनम लगाते। तो ऐसे में हमारा जो समय होता है वो बड़ा हो जाता है, इसलिए आसानी तौर पे पादोन एकादश वादनम ये हम लिख सकते हैं। अगला है बच्चों 4:50। अब समझिए यहाँ पे अगर किसी को कम को दर्शाना हो तो ओन का प्रयोग होता है। इसका यहाँ पे देखिए ओन, ठीक है, ओन का प्रयोग होता है, यानी वो किसको दर्शाता है, कम को। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इस वाले में कितना कम है, 10 कम। इसमें 5 बजने में 10 कम है, तो 10 कम है तो 10 के आगे ओन लगेंगे तो हो जाएगा दशोन। ये देखिए बच्चों यहाँ पे लिख रखा दशोन, किसमें,
5 बजने में, तो पंचवादनम। ठीक है, आया होगा समझ में। वापस बता देता हूँ, पूर्ण समय होता है तो हम संख्या लिख के वादनम लगा देते हैं। 15 मिनट के लिए हमारे पास प्रयोग होता है सपात, और फिर घंटा और वादनम। जैसे 7:15 हो रहे हैं तो सपात सप्त वादनम। 30 मिनट के लिए हमारे पास प्रयोग होता है साढ़, 8:30 हो रहे हैं तो 30 मिनट के लिए साढ़, फिर अष्ट वादनम। यहाँ पर कभी भी जैसे 10:45 हो रहे हैं, यानी 11 में 15 कम, 15 कम का प्रयोग करते हुए हम लिख सकते हैं पादोन एकादश वादनम। और वहीं ये है क्या, 5 में 4:50, इस हम और क्या बोल सकते हैं, 5 में 10 कम। 5 में 10 कम यानी समय में कम के लिए मैंने क्या बताया, ऊन लगता है। कितना कम है, 10, 10 के आगे ऊन लगाया तो दशोन, इसमें 5 बजने में दशोन पंच, फिर समय के लिए वादनम। ठीक है, ये हमारा समय हो जाएगा। आया होगा आप लोगों को समझ में। अब हम बच्चों प्रश्न नंबर 6 पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 के यहाँ पर दे रखे हैं बच्चों, मैंने समय उतार लिए हैं। पहला है 10:30, 30 मिनट है, 30 मिनट के लिए क्या आया था, साढ़, साढ़ 10 वादनम लिखा हुआ है आपकी किताबों में। दूसरा है बच्चों 7, 7 बज रहे हैं, फिक्स 7, मिनट में 00 है तो लगाएंगे नहीं, तो 7 को क्या बोलते हैं संस्कृत में, सप्त, आगे लगाएंगे वादनम। तो ये समय हो गया हमारा सप्तवादनम। ठीक है, अगला है 2:30 यानी 2:30, आधे के लिए क्या आ रहा है, साढ़, वही लिखिए साढ़। तो 2 को हम क्या कहते हैं संख्यावाची में, द्वि, तो साढ़ द्वि वादनम। भरिए साढ़ द्वि वादनम। साथ साथ अपनी किताबों में पढ़ते जाइए फटाफट। अगला है 11 बज रहे फिक्स, तो 11 हो गया, कहते हैं बच्चों एकादश, तो एकादश वादनम लिखिए एकादश वादनम। ठीक है, अगला है 4:30, आधे यानी 30 मिनट को कैसे दर्शाते हैं, साढ़ और 4, तो ये क्या हो जाएगा साढ़, लिखिए फटाफट। 4 को क्या कहते हैं, चतुर्वादनम। अगला है हमारे पास 1:30, 30 मिनट के लिए क्या आता है, साढ़, और 1 के लिए 1, तो लिखेंगे साढ़ 1 वादनम। ठीक है, अब अगले पे आ जाते हैं, क्या बज रहा है यहाँ पे, 5, 5 को संस्कृत में क्या कहते हैं, पंच, पंच वादनम। भरिए फटाफट। अगला देखिए बच्चों, अगला देखिए मैं गलत उतार गया हूँ, ये 3:30 बज रहे हैं, तो 3:30 को क्या कहेंगे बच्चों, साढ़ त्रिवादनम। भरिए फटाफट। अगला है बच्चों 9 बज रहे हैं, तो उसे बोलेंगे नववादनम। उसके बाद है बच्चों 12:30, 12:30 को बोलते हैं, 12 को क्या बोलते हैं, द्वादश, और साढ़े के लिए क्या आता है, साढ़, लिखेंगे साढ़ द्वादश वादनम। ठीक है, अगला है बच्चों 8 बज रहे हैं, पूरे 8 बज रहे हैं, तो 8 को लिखेंगे अष्टवादनम। ठीक है, और आखिरी है 7:30, 7:30 के लिए क्या आएगा, सार्ध सप्तवादनम। लिखिए, लिख लिया सार्ध सप्तवादनम। ठीक है बच्चों, मैं साइड में हो गया हूँ। प्रश्न नंबर 6 के सारे समय लिखे हुए हैं, किसी का कुछ छूट गया हो तो वीडियो को पॉज करिए और लिख लीजिए। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यानी हमारे को यहाँ पे कोष्टक में जो मंजूषा दे रखी है, यहाँ से पदों को चुन करके हमारे को रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। मैं पढ़ देता हूँ शब्द क्या क्या है। षड, षड यानी 6, त्रिंशत 30, एक त्रिंशत 31, द्वौ 2, द्वादश 12, अष्टाविंशति 28। पहला खालिस्तान है बच्चों, खालिस्तान ऋतुएं भवन्ति। खालिस्तान ऋतुएं होती हैं, कितनी ऋतुएं होती हैं, 6 ऋतुएं। तो क्या में आ जाएगा षड। भरिए फटाफट, ऊपर से देख के षड। दूसरा ख है, मासा खालिस्तान भवन्ति। मास खालिस्तान होते हैं। कितने मास होते हैं, मास यानी महीने, कितने महीने होते हैं, 12। 12 के लिए आया है द्वादश। दूसरे खालिस्तान में भरिए द्वादश। अगला है बच्चों ग, एकस्मिन मासे, एक मास में यानी एक महीने में, खालिस्तान अथवा खालिस्तान दिवसा भवन्ति। खालिस्तान अथवा या खालिस्तान दिवस होते हैं, दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 30 या 31। तो 30 के लिए क्या आया है, त्रिंशत,
और 31 के लिए 1 त्रिंशत। तो पहले वाले खालिस्तान में त्रिंशत भरेंगे, बाद वाले में 1 त्रिंशत भरेंगे। भरिए फटाफट। अगर किसी का छूट जाए तो यहाँ से देख के बढ़ सकता है, ठीक है। अगला खालिस्तान है बच्चों फरवरी मासे, फरवरी महीने में सामान्यतः आमतौर पर खालिस्तान दिनानि भवन्ति, खालिस्तान दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 28। 28 के लिए क्या है? अष्टाविंशति। भरिए। अगला है बच्चों पांचवा मम शरीरे खालिस्तान हस्तौस्तः, मम शरीरे मेरे शरीर में खालिस्तान हस्तौस्तः, खालिस्तान हाथ हैं। हस्तौ कितने हाथ हैं? 2। 2 के लिए क्या है? 2। भरिए 2। ठीक है, मैंने पांचों खालिस्तान भरवा दिए हैं। अगर किसी का कुछ छूट गया हो तो यहाँ से देख के पढ़ सकता है। अब आपका आज का होमवर्क क्या है बच्चों कि आपको प्रश्न नंबर 2, 4, 5, 6, 7 ये आपको अपनी कॉपीज में करने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रश्न नंबर 2, 4, 5, 6, 7 आपको अपनी कॉपीज में करने हैं। शब्दार्थ करे होंगे, उसके बाद आपको ये काम करना है। ठीक है, हमारी आज की संस्कृत की क्लास यहीं समाप्त होती है।